हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 4 नवंबर है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोटेशन देख लेते हैं। रिलीजन इज़ फॉर मेन एंड नॉट मेन फॉर रिलीजन। तो आज हम लोग एक इस तरीके के आर्टिकल को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कि एक्सट्रीमिज़म बहुत बढ़ जाता है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। और ऐसे चीज़ों पे आपको ऐसे राइटिंग आ सकता है। पेपर 4 में केस स्टडी आपसे पूछी जा सकती है, तो वहाँ पे आप इस कोटेशन का यूज़ कर सकते हैं दैट अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर उनका क्या मानना था रिलीजन को लेकर के, कि रिलीजन मैन के लिए होता है, यानी कि वो मैन यानी एक जो इंडिविजुअल है उससे नीचे होता है, ना कि जो इंडिविजुअल है वो रिलीजन के लिए होता है। तो यहाँ पे ये बहुत ही क्लियर कट बातें कही गई हैं स्कॉलर्स के द्वारा, जो हमें समझना है कि सोसाइटी में जो रूल हैं वो किस तरीके के होने चाहिए, किस तरीके का लेगिस्लेशन बनना चाहिए, कैसे इंडिविजुअल्स के स्टेप्स होने चाहिए इसको लेकर के। फाइन, तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहला आर्टिकल देखेंगे, करप्टिंग द टेक। अब करप्टिंग द टेक में हम इसको जीएस पेपर 4 और जीएस पेपर 2 दोनों जगह पर रख सकते हैं। एक तो सोशल जस्टिस में आ जाएगा कि कैसे आधार के होने के बावजूद जब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में भी करप्शन हो रहा है। ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हो रहा है ऐसा? और अभी जो गवर्नमेंट का मेन फोकस था कि जब हम डीबीटी लेकर के आएंगे तो करप्शन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और ये बहुत बड़ा, आप समझ लीजिए कि एग्जाम्पल हो सकता है करप्शन का, उसको आप यूज़ कर सकते हैं और जीएस पेपर 4 में भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ एक डाटा है, कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसके बेसिस पर ये बातें कही जा रही हैं। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का प्लान बनाया है। और ये एक एंटीडोट की तरह है, किस जैसे कोई भी सोशल वेलफेयर स्कीम आप लेकर के आ रहे हैं या सब्सिडी स्कीम लेकर के आ रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करप्शन का होता था कि आप जब पैसे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद से कहा था एक बार कि हम भेजते तो 1 रुपये हैं, लेकिन वहाँ लोगों को सिर्फ 10 पैसे मिलते हैं, 90 पैसे बीच में गुम हो जाते हैं। तो वही सेम चीज़ कि जो करप्शन का मामला है वो बहुत ज़्यादा है। और इसको ही रोकने के लिए आधार इनेबल सब कुछ किया गया था कि आप आधार, आपका नंबर होगा और ये जो आपका पैसा है डायरेक्ट आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा और किसी भी तरीके का फिर कोई भी करप्शन नहीं होगा और प्रॉपर बेनिफिट जो है वो लोगों को मिल जाएंगे। बट क्या ऐसा हो पा रहा है? तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे एक सोशल एक्टिविस्ट या जो ग्रास रूट लेवल पे लोग काम करते हैं, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि जो स्कॉलरशिप, पेंशन, वेलफेयर स्कीम्स जो आ रही हैं वो लोगों के अकाउंट में पूरा पूरा पहुंच जाए। Now investigation by this newspaper and has uncovered an excess of middlemen, government employees and bank staff who illegally duped the students from minority communities of सेंट्रली फंडेड स्कॉलरशिप इन झारखंड। ये झारखंड का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वहाँ पे कैसे मिडिल मैन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये सब मिलकर के एक पूरा का पूरा नेक्सस है जिसने कि वहाँ के लोगों का जो स्कॉलरशिप है, वहाँ पे जो जैसे पेंशन आ रहा है, माइनॉरिटी स्टूडेंट को मिलने वाले स्कॉलरशिप्स, इन सब में कैसे करप्शन हो रहा है। एंड द वेरिफिकेशन प्रोसेस टू प्रिफर the fund sanctioned by the UN Ministry of Minority Affairs underline the urgency of the plugging the gap in these procedures। तो जो माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा पैसे भेजे जा रहे हैं उसमें पूरी फिर अब छानबीन चल रही है कि कहाँ क्या हो रहा है। पेपर पर क्या हो रहा है कि स्कॉलरशिप स्कीम जो है स्टूडेंट्स को फ्रॉम फैमिलीज विद एन एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख, ध्यान दीजिएगा क्या स्कीम है, जो फैमिली जिनकी की एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, यानी कि एक साल में 1 लाख भी वो नहीं कमा पा रहे हैं। आप समझ के देखिए कि कितना कम हुआ अमाउंट। और अंडरगोज rigorous verification process, applications are scrutinized at the school and institutional level। तो इन दोनों ही लेवल पे हम चेक कर पा रहे हैं कि कहाँ आखिर पैसा जा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी देखा जा रहा है। तो इसमें क्या बीच में लूप होल्स कहाँ पर आ रहे हैं भाई? जब आपके डायरेक्ट अकाउंट में जाना है पैसा, तो ये बीच में बिचौलिए कहाँ से आ गए? तो जाहिर तौर पर जो उस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं वही होंगे। तो उस सिस्टम में कौन हो सकते हैं?
सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हो सकती हैं जो पैसा पास कर रहे हैं, राइट। उसके बाद बैंक ऑफिशियल्स हो सकते हैं जो लोगों को पैसा दे रहे हैं आगे चल करके। फिर स्कूल में अगर स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, स्कूल स्टाफ्स में हो सकते हैं जुड़े हुए, कि भाई उनको इन्फॉर्मेशन ही गलत दी जाए कि चलो आपको इतने रुपए मिलेंगे, जब 1000 रुपये मान लीजिए स्कॉलरशिप है और ये कहा गया कि आपके लिए 500 रुपये स्कॉलरशिप आता है, तो स्कूल के स्टाफ इसमें मिले हुए हो सकते हैं। या इसके अलावा स्कूल स्टाफ क्या कर सकते हैं, जो आईडी वगैरह है, पासवर्ड वगैरह है, उसका घपला कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इट इज़, आई मीन इट कैन बी डन। और ये एक अलग तरीके से इस बात को उठाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि न्यूज़ और इन सब के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस को अवेयर किया जा रहा है। और इस तरीके से जो स्कॉलरशिप फंड वगैरह है इसको लोग बीच से ही खा जा रहे हैं। नाउ दैट मेनी स्टूडेंट्स रिसीव्ड ओनली फ्रैक्शन ऑफ देयर स्कॉलरशिप मनी, मतलब एक फ्रैक्शन मिल रहा है उनको, ऐसा भी नहीं कि उनको आधा पैसा मिल रहा है स्कॉलरशिप का, बस थोड़ा सा पार्ट उनको मिल जा रहा है। एंड सेम चीज़ पेंशन स्कीम्स के साथ हो रही हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ बैंक अकाउंट का, UIN आर नॉट ऑलवेज इनफ टू flatten the traditionally asymmetric relationship between the officials and implement subsidy schemes। जिस तरीके से पहले होता था, जो करप्शन लूप होल्स की वजह से, वही सेम चीज़ अब फिर से देखने को मिल रहा है। और आप एक जब क्रिटिसिज्म हो आधार के बारे में, जब आपसे पूछा जाए, क्रिटिकली एनालिसिस करने के लिए पूछा जाए, तो ये वाला पॉइंट हम क्रिटिकल एनालिसिस में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि कैसे जो मेन पर्पस था आधार को इनेबल करने का बैंक अकाउंट से, वो यही था कि आपका पैसा डायरेक्ट अकाउंट में चला जाए, करप्शन ना हो। लेकिन यहाँ तो इसके भी जो लेवल हैं वो अपग्रेड हो गए हैं जो करप्शन करते हैं उनके द्वारा। तो चैरिटी का मनी हो, ये सब मनी जो है वो मिडिल मैन के हाथ में कहीं ना कहीं से चला जा रहा है। और ये पूरा जो स्कैम है झारखंड का स्कैम है, अब इसको पूरा आइडेंटिफाई किया जा रहा है, पता किया जा रहा है। But it is high time that the ways that found to strengthen DBT scheme reach social welfare fund and subsidies to intended beneficiary in their full measures। तो ये बहुत ज़रूरी है समय में कि जो ट्रांसफ़र होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाता है, वो लोगों के अकाउंट तक पहुँचे पूरी तरीके से, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगला आर्टिकल देखते हैं, लॉ ऑफ प्रेजुडाइज। तो इसको हम GS पेपर 1 में रख सकते हैं, और 1 में सोशल इश्यूज़ वाले सेक्शन में आ जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट से जोड़ सकते हैं, या फिर जो महिलाओं की स्थिति है समाज में उससे जोड़ सकते हैं। इसके अलावा गवर्नेंस में भी हम इसको यूज़ कर पाएंगे एज एन एग्जाम्पल। इसमें हम बात करने वाले हैं लव जिहाद के बारे में। लव जिहाद के बारे में डिस्कशन नहीं है, डिस्कशन है कि लव जिहाद को लेकर के जो अभी कानून अब बनाए जा रहे हैं, या स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, वो कैसे महिलाओं के हक में नहीं है। ठीक है, कैसे वो जो वुमेन का कहीं ना कहीं लिबर्टी का राइट है, उनका एक्सप्रेशन का राइट है, फ्रीडम का राइट है, एक तो उसको हैम्पर कर रहे हैं, दूसरा उनकी जो सेल्फ डिग्निटी है उसको भी ठेस पहुंचाई जा रही है। तो ऐसा आर्टिकल में क्यों लिखा गया है, तो इन्होंने टारगेट किया है उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ना इन कर्नाटका, इन सारी जगह के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, दे आर कंसीडरिंग अ लॉ अगेंस्ट व्हाट दे कॉल लव जिहाद। ये जो लव जिहाद का कॉन्सेप्ट अभी काफ़ी न्यूज़ में है, इस चीज़ को ले करके इनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लाइक इंटरपर्सनल रिलेशंस दैट हैव नो प्लेस इन द डेमोक्रेसी, तो ये काफ़ी ऐसा लॉ चाहते हैं जो बहुत ही सख्त हो, एंड इट सर्टेनली डज नॉट हैव एनी बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप जब भी किसी तरीके का लॉ लेकर के आते हैं, अब फ्रीडम टू मैरी तो होना चाहिए लोगों के पास, राइट। आप वुमेन का जो फ्रीडम टू राइट है, फ्रीडम टू मैरी है, इस राइट को ले नहीं सकते ऑन द नेम ऑफ लव जिहाद और काउंटरिंग लव जिहाद, राइट। तो अगर आप एक तरफ एक्सट्रीमिज़म को रोकना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ आप किसी के लिबर्टी को बिना किसी आधार के प्रभावित नहीं कर सकते। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस का आप यूज़ कर सकते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो रेशनल डिसीजन है उसको लिया जा सकता है, लेकिन ऐसे रैंडम नहीं लिया जा सकता। द स्टेट हैज़ नो बिजनेस पॉलिसिंग दोज चॉइस। जाहिर तौर पर जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो कभी भी उनके वो किससे शादी करेंगी, एक लड़की जो है वो किससे शादी करेंगी, ये उसका पर्सनल राइट होगा,
और उसको मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन से, यहाँ पर ओब्वियसली राइट टू प्राइवेसी में आ जाएगा, बहुत जगह पर आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको आप काउंटर नहीं कर सकते, आप इसको वायलेट नहीं कर सकते। इन शॉर्ट यहाँ पर ये कहा जा रहा है ऑन द नेम ऑफ प्रैक्टिसिंग और द प्रोपेगेटिंग द रिलीजन एंड दीज थिंग्स। And a consistent Hindutva campaign has over the years wiped the fear about the conspiracy that allegedly used Muslim men to lure the convert Hindu women. तो एक तरीके से अब ध्यान से देखा जाए तो ये जो कास्ट वाला सिस्टम है, रिलीजन वाला सिस्टम है, इसको तूल कई बार अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए भी दिया जाता है। तो यहाँ पे इस बात को भी कहा जा रहा है इनडायरेक्टली कि ये जिस तरीके से अभी पूरे सोसाइटी में बना दिया गया है, एक तरीके का आम जो लोग हैं उनको ज़्यादा मतलब नहीं होता इन चीज़ों से, लेकिन कुछ एक तो आपराधिक तत्व के लोग होते हैं और दूसरा कई बार कई सारी ऐसी सिस्टम होती हैं जो इन चीज़ों को और ज़्यादा तूल दे देती हैं। तो इसको समझना होगा और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की उसको उनको फॉलो करना चाहिए, उससे वो डिससर्विस नहीं कर सकते, राइट। तो अगर कोई चीफ मिनिस्टर है या कोई डिप्लोमैट है तो उनको पहले ये देखना होगा कि व्हाट इज़ इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज़ थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। आप उसको जंप नहीं कर सकते, बाईपास नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए। जो अभी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जिस तरीके के वो अग्रेसिव स्टेटमेंट्स नहीं आने चाहिए। महिलाओं के खिलाफ होने वाले वायलेंस को रोकने की ज़रूरत है, राइट। जो वायलेंस अभी हो रहा है उसका एक्चुअल कॉज क्या है, हर चीज़ पर अभी लव जिहाद का नाम दे दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम है सिस्टम में, आप उसको इससे ढकना चाह रहे हैं। तो ये ना किया जाए, बल्कि जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वायलेंस हो रहा है महिलाओं के साथ, उसको रोका जाना चाहिए। वुमेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है आज, राइट। लेकिन इसके लिए उनकी फ्रीडम को आप नहीं छीन सकते, राइट। आप पता चला आपने लड़कियों को घर में बंद कर दिया कि चलो आप घर में रहोगी तो सेफ़ रहोगी, इसलिए आप बाहर नहीं जा सकती क्योंकि बाहर आपको ख़तरा है। ये किसी भी तरीके से उनके साथ जस्टिस नहीं हो सकता। हाँ, आप ये देखिए कि आप बाहर उनको कैसे उनका प्रोटेक्शन आप इंश्योर कर सकते हैं कि वो बिल्कुल जिस तरीके से एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में मेल का रोल है या मेल फ्रीडम के साथ होते हैं, मेन फ्रीडम के साथ होते हैं, वैसे ही वुमेन को भी वो आज़ादी और फ्रीडम मिलना चाहिए। इस बात को इंश्योर करने की बजाय अगर हम इसका एक दूसरा तरीका अपनाते हैं क्राइम को टैकल करने का या फिर कन्वर्जन को टैकल करने का, तो वो सही नहीं है। अगर कन्वर्जन हो रहा है, फोर्सफुली हो रहा है, तो उसके लिए कानून आना चाहिए, उसको कैसे रोका जाना चाहिए ये होना चाहिए, कैसे सोसाइटी में हार्मनी क्रिएट किया जाए। तो हमारा जो प्रियम्बल का पूरा कॉन्सेप्ट है उस चीज़ को ऑब्वियसली फॉलो करने की ज़रूरत होनी चाहिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें कही गई, इसको आप कहीं यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं आंसर्स में। और अभी तो खैर इस पर चीज़ें चल ही रही हैं, आगे क्या कानून बनते हैं, क्या होता है, ये अभी देखने को मिलेगा आपको। सो अगला आर्टिकल है व्हाट मंडल मिस्ड। जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस। मंडल कमीशन के बारे में आपने पढ़ा है और मैंने ही आपको बहुत डिटेल में बताया था पहले आर्टिकल में मंडल कमीशन के बारे में, बहुत डिटेल में, जब हम ओबीसी के आरक्षण का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि बीच में न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट की वजह से। तो अभी का ये जो आर्टिकल है ये एक्चुअली बिहार ओरिएंटेड है, ये ओवरऑल कंट्री ओरिएंटेड नहीं है। कुछ एक एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं, कुछ एक डाटा फैक्ट यूज़ कर सकते हैं आप इससे, बाकी जान लेते हैं आर्टिकल के बारे में क्या है। तो आर्टिकल में इन शॉर्ट कहा जा रहा है कि अगर हम बिहार की पॉलिटिक्स की बात करें तो बिहार में पॉलिटिकल लेवल पर तो लोगों को बड़े अधिकार दे दिए गए, ठीक है, सोशलिज्म के नाम पर, लेकिन क्या इकोनॉमिक राइट्स पे मिल पाया है? यानी कि बिहार में क्या पॉवर्टी से लोग ऊपर उठ पाए हैं, अपलिफ्ट हो पाए हैं? क्या वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल पाया है? ठीक है, जो एक एक्चुअल मीनिंग होता है डेवलपमेंट का, क्या ये हो पाया है? लेकिन राइटर का मानना है कि ऐसा नहीं हो पाया है। सोशलिज़म की बात बहुत लोगों ने की, शुरुआत 1970 से हुई कर्पूरी ठाकुर के समय से, और उसके बाद एक के बाद एक बीपी मंडल जी भी वहीं सेम स्कूल से बिलोंग करते थे, यानी कि सोशलिज़म को प्रमोट करने वालों में से एक थे। उसके बाद अनदर सोशलिस्ट नाम सुना होगा आप लोगों ने, लालू प्रसाद जी का। 15 साल अभी वो हालांकि जेल में हैं, और 15 साल की उनकी राजनीति रही बिहार में। स्थिति बिहार के लोगों को मालूम होगा प्रैक्टिकल लेवल पर। एंड जो चारा घोटाला था उसके मामले में वो जेल में भी हैं। तो इस तरीके से अभी बिहार की जो राजनीति रही है वो
कास्टिज्म को लेकर के बहुत ज़्यादा रही है। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ओबीसी, ब्राह्मण, यादव, ये सब वहाँ पर चलता रहता है। और इस वजह से जो आज स्थिति है बिहार की, कहीं ना कहीं ये कास्टिज्म के नाम पर वहाँ पर वोट लेना और वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम को खड़ा करना एक बहुत बड़ा कारण है बिहार के इतना पीछे होने का। चाहे वो प्रेजेंट गवर्नमेंट हो या फिर वो पिछली गवर्नमेंट हो, सभी सेम और समान स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। आगे कहा जा रहा है 1990s में जब साइलेंट रिवॉल्यूशन हुआ वहाँ पर, और पूरा का पूरा पावर जो है वो अपर कास्ट से ओबीसी की तरफ शिफ्ट हो गया। आपको याद है हमने एक दिन और डिस्कस किया था, शायद ये वाला कुछ फैक्ट भी हमने वहाँ पर देखा था कि कैसे धीरे धीरे करके जो पॉलिटिक्स हैं वहाँ पर, जो अपर कास्ट में लोग थे पहले, जब एक ज़्यादा मेजॉरिटी अपर कास्ट की थी तो उससे उसको धीरे धीरे वो रिप्लेस होता चला गया, और अब क्या हुआ है कि ओबीसी का डोमिनेंस बढ़ गया है। ठीक है, ये कई और राज्यों में भी ऐसी स्थिति है। तो ये तो चलिए बहुत अच्छी बात है कि जो जो सोशली बैकग्राउंड मतलब प्रॉब्लम में थे उनको यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम में लाया गया, उनको अधिकार दिए गए, सीट्स दिए गए। लेकिन क्या सही मायने में अपलिफ्टमेंट हो पाया है? क्योंकि अगर लोअर कास्ट से रिप्लेस किया गया अपर कास्ट को पावर के मामले में, तब तो पावर आ गया है। अगर पावर आ गया है तो वहाँ पर बदलाव भी होना चाहिए। लेकिन जो डाटा है और फैक्ट है वो ये नहीं बताते हैं। डाटा और फैक्ट का ये कहना है कि वहाँ पर आज भी जो स्थिति है इकोनॉमिक लेवल पर वो वैसी ही है। यानी कि लोअर कास्ट में अगर देखा जाए तो उनका जो डेवलपमेंट का प्रपोर्शन है वो कम है। एंड एक समय में जब जो गवर्नमेंट आती है उनका जो कास्ट होता है उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। ये काफ़ी सिंफुल है देखा जाए तो। ये किसी भी एंगल से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है। किसी भी एंगल से जो इतने सारे रिकमेंडेशंस आए हैं, इतने सारे केसेस आए हैं, उनके जजमेंट आए हैं, उनके हिसाब से नहीं है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं कि द अचीवमेंट वॉज अटेड मोर दैन दैट दलित फॉर whom affirmative action policies have been designed 40 years before. 8.9% of Paswan, 7.7% of Jatwas and had salaried job. तो सैलरीड जॉब मिला, लेकिन कितना? बहुत कम, बहुत कम। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं वो बढ़ने चाहिए। इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे ने क्या बताया है कि जो ब्राह्मण हैं उनके बाद सेकेंड नंबर पर यादव आते हैं, जिनके पास बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो बेटर जॉब में कार्यरत हैं। हमारा उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य ये था कि जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग में लोग हैं, उनको ऊपर उठाया जाए, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन किया जाए, सोशली एजुकेशनली स्ट्रेंथन किया जाए। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे पूरी नहीं हो पाई। और जो ऑब्वियसली अपर कास्ट के पास अभी भी स्टेट पावर है, कंट्रोल है, और वो चीज़ बिहार के इलेक्शन में भी नज़र आता है, वहाँ के सिस्टम में भी नज़र आता है। तो वहाँ का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उस पर इलेक्टोरल डोमेन का जो डोमिनेंस है वो बहुत मैटर करता है और इम्पैक्ट डालता है। तो पर्टिकुलर एक जाति ओरिएंटेड किसी भी जगह की का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, इससे वहाँ का ओवरऑल डेवलपमेंट रुक जाता है। इन शॉर्ट यही बताना चाह रहे हैं इस पूरे आर्टिकल में। इससे अगर आपको कोई फैक्ट मिलता हो तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ करने लायक नहीं हैं, क्योंकि बिल्कुल मतलब नहीं बनता है कि आप इसमें सीट्स वगैरह कहीं पर जिक्र करें, इतना ज़्यादा लिखें। लेकिन एक ओवरऑल आप अगर एग्जाम्पल देना हो तो लिख सकते हैं। जैसे बीपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम भी है तो वहाँ पे कुछ आपको फैक्ट जो है इसमें से काम आ जाएगा। तो अभी की जो सिनारियो है, अगर हम कोविड-19 लॉकडाउन की बात करें तो एज़ यू नो कि बाकी जगह पर भी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन खास करके यूपी, बिहार, झारखंड वाला जो हिस्सा है वहाँ पे ज़्यादातर लोग माइग्रेंट लेबर की तरह बाहर जाकर के काम करते हैं। और अभी क्या हो गया है, रिवर्स माइग्रेशन हो गया है। रिवर्स माइग्रेशन मतलब कि जो लोग बाहर कमा रहे थे वो वापस अपने गाँव लौट आए हैं, और इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत पीक पर है, वो बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। और खैर अब जो इस बार जो वहाँ का इलेक्शन रिजल्ट होगा वो थोड़ा सा ये जो सारी चीज़ें हैं वो भी उस चीज़ को इम्पैक्ट डालेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। पीडीएफ आपको आज से कल तक में अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर। कुछ पीडीएफ कन्वर्जन में इश्यूज़ होने की वजह से पीडीएफ नहीं डाल पाए हैं अभी हम लोग, बट आई विल ट्राई टुडे और टुमारो कि आपके पास जो इतने भी पीडीएफ अभी तक के हैं वो आपको मिल जाने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।